में हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% रियल पेपर है। देखिए, 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है, जिनमें से चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए फिर इसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि आधुनिक मानव किसे कहा जाता है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव जब अपलोड करेंगे तो इसका उत्तर आपको उसी में मिल जाएगा। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। देखिए, जो है सेक्शन बी जिसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें से 1 से 20 तक क्वेश्चन लघु उत्तरीय, जिनमें से चुन करके 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी। बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, असीरिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि असीरिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सुमेरिया के 4 नगरों का नाम लिखें। सुमेरिया के 4 नगरों का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि चीन की देनों का वर्णन करें। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम्बुराबी कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। और 8वां नंबर क्वेश्चन में मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताओं को लिखें। और 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बेबीलोनिया के समाज के धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीन के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। और 11 नंबर क्वेश्चन में है असीरिया के 2 प्रमुख शासकों के नाम लिखें। 12 नंबर क्वेश्चन में एथेंस के जनतंत्र के संगठन की 2 विशेषताओं को लिखें। ठीक है, चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है कि यूनान की धार्मिक अवस्था की 2 विशेषताओं को लिखें। और 14 नंबर क्वेश्चन में रोम के आयात निर्यात की 2 विशेषताओं को लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में रोमन साम्राज्य के किन्हीं 3 महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। और 16 नंबर क्वेश्चन में यूनान के 4 दार्शनिकों के नाम लिखे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन इसमें से बनाना है। चलिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक दिया हुआ है, जिनमें से 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास का वर्णन करें। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में मेसोपोटामिया सभ्यता के आरंभिक नगरों के विकास की विवेचना करें। और 23 नंबर क्वेश्चन में है कि कन्फ्यूशियस के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो 21 से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर में विश्व विजेता के रूप में सिकंदर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। अब चलिए इन चारों प्रश्नों का उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम लोग दीर्घ उत्तरीय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रेडियो कार्बन विधि द्वारा प्राचीन वस्तुओं, हड्डी और अवशेषों की आयु निर्धारण कार्बन 14 विधि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बेबीलोनिया में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था, परंतु वे पुरुषों के अधीन रहती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है असीरिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि असीरिया का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार था। ठीक है, वहाँ लोहा और कांस्य उद्योग भी विकसित थे। असीरिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करें तो इसमें लिख दीजिएगा कि असीरिया का मुख्य व्यवसाय जो था उसमें क्या था, कृषि, पशुपालन और व्यापार था। ठीक है, वहाँ लोहा और कांस्य उद्योग भी शामिल थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4था नंबर क्वेश्चन में है कि सुमेरिया के 4 नगरों को लिखें। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में उर, उरुक और लारसा और लगस, ये 4 सुमेरिया के नगर हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि चीन की महान दीवार उत्तर से आने वाले मंगोल आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी।
चीन का महान दीवार जो था उसका निर्माण क्यों हुआ था? तो चीन का महान दीवार का निर्माण होने का कारण था कि उत्तर से जो मंगोल आक्रमण थे उनसे रक्षा करने के लिए ही बनाई गई थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि चीन की देनों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि चीन ने कागज़ का आविष्कार किया है, बारूद, छपाई कला और कपास का आविष्कार चीन ने किया है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में हम्बुरावी कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर लिखेंगे कि हम्बुरावी था बेबीलोन का राजा था। हम्बुरावी क्या था? बेबीलोन का राजा था। वह अपने प्रसिद्ध हम्बुरावी संहिता कानून के लिए प्रसिद्ध था। ये जो हम्बुरावी संहिता था, कानून जिसे कहा जाता है, इसी के लिए वह क्या था? प्रसिद्ध था। और वह कहाँ का राजा था? तो हम्बुरावी बेबीलोन का राजा था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे किलाक्षर लिपि का प्रयोग। ठीक है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे सिंचाई आधारित कृषि व्यवसाय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि बेबीलोनिया के समाज की धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर में लिखेंगे बेबीलोनिया में लोग बहुदेववादी थे। वे सूर्य, चंद्रमा और तारों की पूजा करते थे। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चीन के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। तो चीन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चीन का मुख्य व्यवसाय का क्या था? कृषि था। विशेषकर चावल और रेशम उत्पादन, व्यापार और हस्तकला भी उनके उन्नत थे। किनके? चीन के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में असीरिया के 2 प्रमुख शासकों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिख देंगे टिग्लथ पिलेसर और अशुरबनीपाल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एथेंस के राजतंत्र के संगठन की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नागरिक सभा की सर्वोच्चता और सभी नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन में यूनान की धार्मिक अवस्था की 2 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे बहुदेववाद पर आधारित, और दूसरा नंबर में देवताओं को मानव रूप में पूजा जाता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, अब दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास। तो उत्तर लिखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ की लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इसे मिट्टी की तख्तियों पर नुकीले औजारों से कील के आकार में लिखा जाता था। प्रारंभ में इसका प्रयोग लेखा जोखा रखने और व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, विज्ञान, खगोल शास्त्र और कानून लिखने में होने लगा। प्रसिद्ध हम्बुरावी संहिता इसी लिपि में लिखी गई थी। इस प्रकार लेखन कला ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को उच्च स्तर तक क्या किया? पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के आरंभिक नगरों का विकास। मेसोपोटामिया सभ्यता के आरंभिक नगर नदियों के किनारे बसे। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के उपजाऊ घाटियों में से कृषि और सिंचाई व्यवस्था के कारण नगरों का विकास हुआ। उरुक, लगस, लारसा आदि प्रमुख नगर थे मेसोपोटामिया के। इन नगरों में जिगुरात मंदिर, महल, बाजार और प्रशासनिक भवन बने थे। ठीक है, इसमें और आगे हम लोग लिखेंगे नगरों में व्यापार, शिल्पकला और शिक्षा का भी विकास हुआ। यहाँ की नगर व्यवस्था योजनाबद्ध थी। ठीक है, इसमें और लिखेंगे हम लोग सड़क और मकानों का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन नगरों ने ही आगे चलकर मेसोपोटामिया सभ्यता को संगठित और शक्तिशाली बनाया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में है कन्फ्यूशियस का जीवन उपदेश। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कन्फ्यूशियस, जिसका काल 551 से 479 ईसा पूर्व माना जाता है, चीन के महान दार्शनिक और विचारक थे। जो कन्फ्यूशियस थे वो चीन के महान दार्शनिक और विचारक थे। उनका जन्म लू राज्य में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने शिक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य किया। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिक और अनुशासन स्थापित करना था। ठीक है, उनके उपदेश। चलिए फिर इसमें हम लोग देखेंगे जो उनके उपदेश थे। बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा उपदेश था कि शासकों को प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु होना चाहिए। तीसरा नंबर में शिक्षा और नैतिक आचरण जीवन का आधार है। और फिर चौथा पॉइंट में इसमें हम लोग लिखेंगे समाज में शांति और अनुशासन तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। और फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कन्फ्यूशियस के विचारों ने चीन की सामाजिक, ठीक है,
चीन की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की उपलब्धियों को लिखें। तो इसमें लिखेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन जिसका समय 306 से 337 ईस्वी रोम का महान सम्राट था, उसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थी। पहला नंबर की घोषणा जारी कर ईसाई धर्म को मान्यता दी। किसने? रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उसने रोमन साम्राज्य की नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल आज एक इस्तांबुल बसाई। ठीक है। तीसरा में लिखेंगे उसने सेना और प्रशासन को संगठित किया। चौथा पॉइंट में लिखेंगे उसने चर्च और राज्यों को आपस में जोड़ा, जिसने ईसाई धर्म तेजी से फैलने लगा। ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य को एक नई दिशा दी और ईसाई धर्म को विश्वव्यापी धर्म बनाने की नींव रखी। ठीक है। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।